रहस्यमयी लकी ड्रॉ भाग 5। मिस्टर ओबेरॉय। कुलश्रेष्ठ जी, इस तरह से तो मैंने पहली बार इस सृष्टि और जीवन के बारे में सुना। सच में आनंद आ गया। कुलश्रेष्ठ जी। ओबेरॉय जी, मैंने जो ये चर्चा की इसमें तुम का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि प्रत्येक मानव के लिए बात कर रहा था, ना कि आपको संबोधित करते हुए। मिस्टर ओबेरॉय कुछ सहज होते हुए बोले, नहीं नहीं कुलश्रेष्ठ जी, वैसे यदि ये मेरे लिए भी संबोधन होता तो भी कोई बुरा नहीं था। आप मुझे तुम बोल सकते हैं। उपाध्याय जी। कुलश्रेष्ठ जी, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कि आप संन्यास लेने जा रहे हों। ऐसा कुछ विचार तो नहीं है? कुलश्रेष्ठ जी। अरे नहीं उपाध्याय जी, हम तो ठहरे सांसारिक गृहस्थ आश्रम वाले। ये तो यहाँ वहाँ सुनने से जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कुछ नहीं। जानकी। जब सन्यास की बात निकल ही आई है तो इस पर भी कुछ बता दीजिए कि सन्यासी आखिर है क्या? कुलश्रेष्ठ जी। सन्यासी वह नहीं है जो घर को छोड़कर तो आश्रम में चला जाता है, लेकिन मेरा आश्रम है यह मानकर पकड़ लेता है, चाहे वह एक झोपड़ी में ही रहता है। और यदि वह बोलता है कि यह मेरी झोपड़ी है तो सब कुछ बेकार है। घर छोड़ना ही बेकार है, क्योंकि यदि जो भी है उसे मेरा है यह मान लिया जाए तो सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है। फिर कहाँ सन्यास रह जाएगा? शर्मा जी। फिर सन्यास क्या है? कुलश्रेष्ठ जी। जहाँ तक हम जानते हैं सन्यास तो वह है जिसमें चाहे आप महल में रहें या झोपड़ी में, लेकिन मन में मैं का भाव ना आए। मतलब कहीं भी रहें, यह मेरा नहीं है का भाव सन्यास है। क्योंकि मैंने यदि घर त्याग दिया, महल त्याग दिया और अब मैं मेरे आश्रम में रहता हूँ। घर भी मेरा था, महल भी मेरा था, अब आश्रम भी मेरा है। पहले भी मेरा था, अभी भी मेरा है, तो अब बदलाव कहाँ आया है? बदलाव तो तब आता है जब मेरा खत्म हो जाता है। आश्रम में रहता हूँ लेकिन मेरा नहीं है तो सन्यास है। महल में रहता हूँ लेकिन मेरा नहीं है तो सन्यास है। घर में रहता हूँ लेकिन मेरा नहीं है तो सन्यास है। सन्यास में मुख्य बात तो यही है कि मेरा का भाव समाप्त हो जाए। इसलिए जो लोग सन्यास लेते समय कुछ छोड़ देते हैं अर्थात त्याग देते हैं, तो ये त्याग तभी तक मायने रखता है जब तक कि वह किसी और चीज को ना पकड़ ले। महल छोड़ा, घर पकड़ लिया, घर छोड़ा, आश्रम पकड़ लिया, आश्रम छोड़ा, कुटिया पकड़ ली। ये पकड़ना ही मैं या मेरा है। यदि मैं और मेरा खत्म हो गया तो कुटिया छोड़ने की आवश्यकता की कहाँ है? यदि मैं और मेरा खत्म हो जाता है तो आश्रम छोड़ने की आवश्यकता कहाँ है? इसी तरह यदि मैं और मेरा खत्म हो गया तो घर छोड़ने की आवश्यकता कहाँ है? यदि मैं और मेरा खत्म हो गया तो फिर चाहे महल में रहें, महल को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? फिर तो हर जगह ही सन्यास हो सकता है। शर्मा जी। और मैं को कैसे समाप्त किया जा सकता है? कुलश्रेष्ठ जी। मैं तभी होता है जबकि दूसरा होता है। यदि आप सभी को अपना मान लेंगे तो मैं और मेरा स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आप जितने विस्तृत होंगे उतने विलय होते चले जाएंगे। विलय हो जाना समाप्त हो जाना नहीं है, विलय हो जाना समा जाना है। आप वह नहीं रहेंगे जो आप थे, अब आप वह हो जाएंगे जिसमें आप समा जाएंगे।
जैसे शरबत में और शक्कर डाल दी, अब वह शक्कर नहीं रहेगी, अब वह स्वयं शरबत हो गई। स्वयं का अस्तित्व खोकर जिसमें समा गई वही स्वयं हो गई। भक्त और भगवान का भी यही है। भक्त में जब तक मैं और मेरा का भाव है तब तक वह पृथक है, लेकिन जब उस भक्त में से मैं और मेरा का भाव निकल गया, उसी दिन ये समझ लो कि द्वैत भाव समाप्त हो गया। अब दो नहीं, एक ही रह गया, अर्थात वह भगवान में समा गया। अब वह भक्त नहीं रह गया, क्योंकि भक्त और भगवान होने के लिए दो होना जरूरी है। लेकिन अब दो तो बचे ही नहीं, अब तो सब एक ही हो गया। उपाध्याय जी, कुलश्रेष्ठ जी, इसका मतलब ये हुआ कि त्याग करना ही सबसे बड़ा है। कुलश्रेष्ठ जी, जी उपाध्याय जी, आपने सही कहा, लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली एक बात है। कृपया सुनिए। मेरे एक मित्र हैं, जब भी मिलते थे बताते थे मेरे पास इतने प्लॉट हैं, इतने घर हैं, इतना बैंक बैलेंस है। उन्हें ये सब होने का बहुत ज़्यादा घमंड था। किसी संत ने उन्हें समझाया कि इन सबके होने का कोई महत्व नहीं है। संसार में बड़ा वह है जो त्यागी है। जिसने जितना ज़्यादा त्याग किया वह उतना ही बड़ा है। उन्होंने दिमाग का प्रयोग किया और इसे गंभीरता से लिया। कुछ समय पहले वे लंबे समय के बाद मिले, उनमें बहुत फर्क आ गया था। अब वे ये नहीं बताते थे कि मेरे पास इतने प्लॉट हैं, इतने घर हैं, इतना बैंक बैलेंस है। वे एकदम बदल गए। अब वे बताते फिरते हैं कि मैंने इतने प्लॉट दान में दे दिए, वे इतने कीमत के थे। मैंने इतने घर दान में दे दिए, वे इतने रुपए के थे। मैंने अपने बैंक में से इतने रुपए दान में दे दिए। कोई होगा ऐसा जो इतना सब दान में दे दे? कोई होगा ऐसा त्यागी जो इतना सब कुछ त्याग कर दे? अब उन्हें कुछ होने का घमंड रहा ही नहीं। अब तो उन्हें दान देकर त्यागने का घमंड हो गया है। उनके घमंड ने अपना स्थान बदल दिया है। अब उनका घमंड कुछ होने से अलग होकर त्यागने पर चला गया है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है सिवाय घमंड के। उपाध्याय जी जोर से हंसने लगे। मान गए कुलश्रेष्ठ जी, आपका अध्ययन बड़ा जोरदार है। हम लोग जिस विषय पर चर्चा करते हैं उसमें ही आप घुमा देते हैं। कुलश्रेष्ठ जी हाथ जोड़कर मुस्कुरा देते हैं। हाँ उपाध्याय जी, ये सभी विचार अलग अलग लोगों को पढ़ने और सुनने से ही आ सके हैं। किसी ने सच ही कहा है कि ग्रंथों, उपनिषदों एवं पुस्तकों में ज्ञान भरा पड़ा है, जरूरत है तो उनके अध्ययन करने की। उपस्थित सभी लोग कुलश्रेष्ठ जी की सराहना में मुस्कुरा देते हैं। जानकी बार बार अपने कॉटेज के पीछे की ओर देख रही थी। इस बार ललिता ओबेरॉय ने उसे देख लिया। ललिता, क्या हुआ? अब वहां क्या देख रही हैं? जानकी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बार बार लग रहा है जैसे वहां कोई है। ललिता के चेहरे पर डर का भाव आ जाता है। करण, जरा उस कॉटेज के पीछे देखिए, वहां कोई है तो नहीं? करण ओबेरॉय मैट से उठते हैं और पीछे की ओर जाने लगते हैं। शर्मा जी, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? ललिता, जानकी जी को ऐसा लगा जैसे कि कॉटेज के पीछे कोई है, इसलिए मैंने कहा कि जरा देखिए। शर्मा जी, अरे इस घने जंगल में कौन आएगा? जानकी, तुम भी कुछ भी सोचती रहती हो। तुमने सुन लिया ना कि ये वन खतरनाक और रहस्यमय है, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। जानकी, हाँ मेरा भ्रम ही होगा। करण ओबेरॉय वापस बैठ जाते हैं। विद्याचरण, लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, डर और भ्रम फैलाने के लिए।
कुछ नहीं मिला तो इस वन के बारे में ही अफवाह फैला दी। आकाश, इंटरनेट में तो अफवाह के साथ साथ जिससे जुड़ी भयानक और डरावनी तस्वीरें भी अपलोड की गई हैं, जबकि ये सब झूठ है। उपाध्याय जी, वैसे आखिर कहानी क्या है? आकाश, कहते हैं कि कभी किसी को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो कभी यहाँ कोई महिला घूमती हुई दिखाई दे पड़ती है। श्वेता, तो क्या हुआ? क्या कोई महिला अकेले घूम ही नहीं सकती? आप लोग तो महिला को पता नहीं क्या समझते हैं। आकाश, अच्छा ऐसा है तो सुनो। कहते हैं कि एक बार रात को पति और पत्नी गाड़ी से इसी वन से गुजर रहे थे। सामने से एक महिला पैदल चली आ रही थी, तो उसे देखकर पति ने अपने पीछे बैठी पत्नी से कहा कि देखो, इतनी रात में इस घने वन में यह कैसे अकेले चली आ रही है। तब पत्नी ने भी तुम्हारी तरह ही जवाब दिया कि तुम लोग पता नहीं अपने को क्या समझते हो। जब तुम लोग अकेले घूमते हो तो क्या कोई महिला अकेले नहीं घूम सकती? गाड़ी तेजी से चल रही थी। सामने से फिर से एक महिला पैदल आती दिखाई दी। पति ने फिर पीछे पत्नी को देखा और कहा, देखो एक और महिला आ रही है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग भी ना महिला को कमजोरी समझोगे, तुम लोग नहीं समझ सकते। पति शांत हो गया। गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर दूर ही चल पाई थी कि फिर से सामने से महिला आती हुई दिखाई दी। पति ने गाड़ी की गति धीमी कर दी। पति को पहली 2 बार ही कुछ संदेह हुआ था, इसलिए इस बार उसने महिला को ध्यान से देखा। कुछ ही देर में पति ठंड के मौसम में भी पसीने से भीग चुका था। गाड़ी की गति अचानक से बहुत तेज हो चुकी थी। पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या। श्वेता, हाँ, आखिर हुआ क्या था? आकाश, कहते हैं कि तीनों बार जो महिला सामने से आ रही थी वह अलग अलग नहीं, एक ही थी। श्वेता घबराकर घुटकते हुए बोली, ऐसे कैसे संभव है? आकाश, ऐसी अफवाह है। श्वेता और जानकी दोनों के चेहरों के साथ साथ बबीता और घनश्याम के चेहरों पर भी डर के भाव स्पष्ट हो रहे थे। शर्मा जी, इन सभी चर्चाओं में समय का पता ही नहीं चलता। शाम के 5 बजने वाले हैं। ठंड के दिनों में वैसे भी दिन बहुत जल्दी डूब जाते हैं। कुलश्रेष्ठ जी, आप लोगों ने तो अपने विचारों पर चर्चा ही नहीं की, हमसे ही पूरा समय खत्म करा दिया। वैसे खाने वगैरह की सामग्री तो रखी हुई है ना? यदि आप लोग चाहें तो कुछ देर और बैठें, नहीं तो अपने अपने कॉटेज में चलें। जानकी शर्मा जी की ओर देखते हुए बोली, अब चलते हैं। यहाँ बाहर शाम को बैठना ठीक नहीं लग रहा, कुछ ही देर में अंधेरा होने लगेगा। शर्मा जी जानकी के भय से परिचित थे। बोले, ठीक है, अभी कॉटेज में चलते हैं। यदि ज़्यादा बोरियत लगे तो आप लोग कभी भी यहाँ आ जाइएगा। कुलश्रेष्ठ जी, हाँ, यही ठीक रहेगा। सभी उठकर अपनी अपनी मैट उठाते हैं। धर्मेंद्र, हम दोनों गाड़ी की ओर जा रहे हैं। आप लोगों के साथ यहाँ रात में रुकने की अनुमति नहीं है। सभी अपने अपने कॉटेज की ओर चले गए। शर्मा जी ने भी मैट उठाई और कॉटेज के अंदर चले गए। पीछे पीछे जानकी भी चल दी, लेकिन अंदर जाने से पहले अचानक से रुकी और फिर से कॉटेज के पीछे की ओर झांका, जैसे उन्हें पुनः लगा कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। शर्मा जी कॉटेज के अंदर मैट को एक ओर रखते हुए बोले, जानकी क्या हुआ? बाहर क्यों रुक गई? जानकी ने शर्मा जी की आवाज सुनी तो कुछ बोलती हुई अंदर चली गई। धर्मेंद्र और घनश्याम गाड़ी की ओर रवाना हो चुके थे।
6 बज चुके थे। ठंड के दिन होने के कारण सूर्य अस्त होने को था। चारों तरफ जंगल होने के कारण बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। श्वेता, कंपनी वालों को क्या सूझा है? जब उन्हें 7 करोड़ रुपए बांटने ही थे तो हम सातों को 1-1 करोड़ रुपए दे देते। ऐसे खतरों में डालने की क्या जरूरत थी? अब इस घने और डरावने जंगल में अलग अलग सभी को छोड़ दिया है। किसी के साथ कुछ हो गया तो? आकाश, इसलिए तो हम सभी से फॉर्म भरवाए गए हैं कि कुछ भी हो गया तो कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। श्वेता, यदि रकम इतनी बड़ी नहीं होती तो मैं कभी ऐसे खतरनाक जंगल में रुकने को तैयार नहीं होती। आकाश, खाने के लिए देखो पैकेट्स में क्या रखा है। श्वेता फ्रिज के ऊपर रखे पैकेट्स को उठाकर आकाश के पास आकर बैठ जाती है। बाहर अंधेरा हो गया था। जंगली जानवरों की आवाज तेज हो गई थी। विद्याचरण अपने कॉटेज में सोफे में बैठा हुआ दादा दादी की यादों में खोए हुए सोलर से जल रहे एलईडी बल्ब की ओर देख रहा था। करण ललिता से, ललिता, जिस तरह जानकी जी डर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो आज रात के बाद इस टूर में रह पाएंगी। ललिता, आपके चेहरे से तो ऐसा लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि वो इस टूर में रह पाए। करण, हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ रह पाए। वैसे तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे अलावा कोई भी इस टूर में आखिरी दिन तक ना रह पाए। ललिता, ऐसा क्यों? करण, ललिता, जितने लोग टूर छोड़कर जाएंगे हमें मिलने वाली इनाम की राशि उतनी ही बढ़ती जाएगी। ललिता, कल तक मेरे मन में ऐसा आया था, लेकिन आज जब सभी से मिली हूँ तो लगता है कि सभी इनाम के लिए कितने उत्साहित हैं। सभी को इनाम की जरूरत है। करण, हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत हमें है। हमें अपनी कंपनी को बढ़ाना है और कर्ज चुकाना है। रमेश सिन्हा और बबीता अपने कॉटेज में पलंग के पीछे की ओर टिके हुए बैठकर बातें कर रहे हैं। बबीता, रमेश, आपको क्या लगता है कि जंगल के बारे में जो भी बातें उसमें बताई गई हैं उनमें कुछ सच्चाई होगी? रमेश, क्या पता, हमें इन सब से क्या मतलब? हमें तो 7 दिन काटने हैं, चाहे यहाँ रखें या अन्य किसी जगह पर। बबीता, मैथिली का भविष्य बन जाएगा यदि हम उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज पाए। रमेश, मैं तो सोचता हूँ कि हम अपनी होटल खोल लेंगे। मुझे होटल चलाने का अनुभव तो है ही, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बबीता, हमारी होटल? क्या सच में ऐसा हो सकता है? काश अगर ऐसा हो गया तो वाह, मजा आ जाएगा। रमेश, क्यों नहीं हो सकता? सोचो, यदि आखिरी तक हम लोग शायद केवल 2 या 3 लोग ही पहुंच पाए तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बबीता इस सुखद एहसास में खो जाती है। रात को 9 बज चुके हैं। जानकी पलंग पर लेटी है और किन्हीं विचारों में डूबी हुई है। शर्मा जी, क्या सोच रही हो जानकी? जानकी, पंडित जी, पवन के बारे में सोच रही हूँ। शायद उसने खाना खा लिया होगा। शर्मा जी, अरे जानकी, अब वह बड़ा हो गया है, अब तो दुकान पर भी बैठने लगा है। अभी भी ऐसी चिंता करोगी तो कैसे चलेगा? जानकी, हाँ, लेकिन कभी हमसे दूर नहीं रहा, इसलिए आदत नहीं है। शर्मा जी, सोचना छोड़ो और आराम करो। 7 दिनों में से पहला दिन तो कट ही गया है। जानकी, पंडित जी, दिन तो ठीक है, बात तो रात काटने की है। शर्मा जी, तो उसमें क्या है? इस सुरक्षित कॉटेज में है जो चारों तरफ से बंद है,
कोई जानवर वगैरह भी नहीं आ सकता। अब क्या खतरा है, सो जाओ आराम से। जानकी फिर से किन्हीं विचारों में खो गई। कुलश्रेष्ठ जी अपने कॉटेज में भोजन करने के बाद घूमने के लिए बाहर निकल आते हैं तो बाहर पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ है। लंबे लंबे पेड़ों के बीच से आधा चंद्रमा निकला हुआ देखा जा सकता है, जिसकी चांदनी से जंगल में कुछ उजाला फैल रहा था। रात का कोहरा संकेत दे रहा है कि अभी रात को और अधिक ठंड बढ़ने वाली है। स्वेटर और गर्म टोपी पहनने के बाद भी कुलश्रेष्ठ जी ने शॉल ओढ़ रखी है। कुलश्रेष्ठ जी मन ही मन में बोले, भोजन हो गया है, पैकेट्स में अच्छा खासा भोजन रखा हुआ था, चलो अब चलकर बाहर घूम लिया जाए। रोज रात को खाने के बाद घूमने की आदत होने के कारण बिना घूमे नींद ही नहीं आएगी। वाह, कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है। कुलश्रेष्ठ जी के चेहरे पर चारों ओर घने वृक्षों को देखकर मुस्कान आ जाती है, जिससे कोई भी उनके प्रकृति प्रेम को समझ सकता था। कहीं दूर से भेड़िए की आवाज आती है। कुलश्रेष्ठ जी भेड़िए की आवाज सुनकर कॉटेज से दूर जाने का अपना विचार त्याग देते हैं। अब वे कॉटेज के सामने ही घूमना प्रारंभ कर देते हैं। दूर दूर स्थित कॉटेज के सामने लगे बल्ब की रोशनी के साथ साथ कॉटेज के अंदर जल रही लाइट की रोशनी खिड़की से बाहर दिखाई दे रही थी। कुछ कॉटेज इतनी दूरी पर थे कि केवल उनके बाहर लगी लाइट की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। विद्याचरण ने खिड़की से बाहर कुलश्रेष्ठ जी को देखा तो कॉटेज के बाहर आ गया। विद्याचरण, अंकल अकेले घूम रहे हैं, नींद नहीं आ रही क्या? कुलश्रेष्ठ जी, बेटा अभी तो खाना खाया है, इतनी जल्दी कैसे नींद आएगी? खाना खाकर मैंने सोचा कि घूम लिया जाए। विद्याचरण भी साथ में घूमने लगता है। अंकल, आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपने दादाजी की याद आ गई। वो भी ऐसी ही ज्ञान की बातें बताया करते हैं। कुलश्रेष्ठ जी, लेकिन मैं तो वही बताता हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, उसमें कुछ अपने अनुभव जरूर जोड़ देता हूँ। विद्याचरण, अंकल मेरे दादाजी एक बार कह रहे थे कि जो भी काम करो उसे भगवान पर छोड़ दो, लेकिन उस समय मैं अपने रोजगार वगैरह की चिंता में इतना चिंतित था कि शायद उसे ध्यान से सुना नहीं। आज जब आप बता रहे थे तब उनकी ये बातें मुझे याद आईं। आज समझ में आया कि जीवन में कभी कभी बिना किसी काम, मोबाइल और बिना टीवी के रहना भी जरूरी है। बहुत सी बातें जो जीवन की भागदौड़ से छूट जाती हैं, उन्हें समझने का मौका मिलता है। कुलश्रेष्ठ जी, जीवन की भागदौड़ अभी शुरू कहाँ हुई है बेटा? जिस दिन तुम नौकरी या व्यवसाय करने लगोगे, विवाह हो जाएगा, तब जिम्मेदारियों की भागदौड़ प्रारंभ होगी। विद्याचरण के चेहरे पर विवाह की बात सुनकर संकोच के भाव दिखाई देते हैं। अंकल, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं। कुलश्रेष्ठ जी, बेटा भागना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसे इस तरह समझो, एक व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करते करते उन कर्मों से भागने लगता है। वह नहीं चाहता है कि वह कर्म करे, इसलिए कर्मों से बचने के लिए घर छोड़कर भागता है। घर छोड़कर भागता है कर्म छोड़ने के लिए, लेकिन अब वह जिंदगी भर भागता रहता है। भागना ही उसका कर्म बन जाता है। तो क्या कर्म छोड़कर भाग पाया? नहीं, अब तो वह दिन रात कर्म के चक्कर में पड़ गया है। दिन रात भागने के चक्कर में भागने का कर्म करता जाता है। जब भागकर भी कर्म नहीं छोड़ा जा सकता, तो कर्म से बचने की कोशिश ही क्यों करें? क्यों ना कर्म से भागने की बजाय कर्ता जो तुम स्वयं हो उससे ही, अर्थात कर्ता पद से ही त्यागपत्र दे दिया जाए। विद्याचरण बीच में ही टोकता है,
क्या अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा अच्छे से समझाइए ना। कुलश्रेष्ठ जी, मेरा मतलब है कि कर्म से बचने की कोशिश ही क्यों करना। कर्म से भागने की बजाय कर्ता अर्थात कर्म करने वाला जो तुम स्वयं हो, इस कर्ता पद से त्यागपत्र दे दिया जाए। कह दिया जाए अपने भगवान से कि मैं कर्ता के पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, अब मुझे नहीं बनना करता, अब तो तुम ही बनो करता, संभालो तुम ही अपना ये कर्तापन, अब नहीं रहना मुझे इस पद पर। लेकिन हाँ, जो भी मेरे सामने काम भेजोगे उसे तुम्हारा काम समझकर जरूर कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये काम मेरा है ये नहीं हुआ तो क्या होगा? यदि ये काम बिगड़ गया तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? अब ये सब चिंता मेरी नहीं है, तुम्हारी है, क्योंकि कर्ता अब तुम हो, मैं नहीं। अब संभालो ये पद। उपनिषद इसे इस तरह कहते हैं कि कर्ता से आकर्ता होने के लिए तुम जीवन को इस तरह मान लो कि तुम कर्ता नहीं, अदाकार हो, यानी तुम्हें अभिनय करना है। सारा जीवन सिर्फ अभिनय और कुछ नहीं। मौका आए तो हंसने का अभिनय, दुख आए तो रोने का अभिनय, समस्या आए तो उससे निपटने का अभिनय, साधारण जीवन चले तो उसे जीने का अभिनय। तुम सिर्फ अदाकार हो, जिसका निर्देशक यानी डायरेक्टर कोई और है। अब जैसे ही तुमने कर्ता का पद छोड़ा और अदाकार बन गए, तुम कर्ता से आकर्ता बन जाओगे। अब जो भी कर्म करोगे स्वयं के लिए नहीं, उस ईश्वर के लिए करोगे। विद्याचरण, अंकल कुछ कुछ तो समझ में आया, लेकिन पूरा नहीं। कुलश्रेष्ठ जी, असल में उपनिषद कहते हैं कि कर्म करते समय लोगों में कर्ता का भाव आ जाता है, जिसके कारण ही वह घबरा जाता है या चिंतित हो जाता है। यदि कर्ता का भाव समाप्त कर दिया जाए और यह मान लिया जाए कि कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है, मुझे तो सिर्फ इस काम को कराने का निमित्त बनाया जा रहा है, मुझे तो इसे करने का अभिनय करना है, तब सारी चिंता और घबराहट दूर हो जाती है। विद्याचरण को दूर पेड़ों के बीच में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण वह उसे समझने के लिए उसी ओर काफी देर तक देखता रहा। कुलश्रेष्ठ जी, क्या हुआ बेटा? विद्याचरण, अंकल शायद वहां कुछ है। कुलश्रेष्ठ जी जंगल में उस ओर देखते हैं जिस ओर विद्याचरण देख रहा था। कुलश्रेष्ठ जी, शायद कोई जंगली जानवर है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। विद्याचरण, हाँ अंकल आप ठीक कहते हैं। दोनों अपने अपने कॉटेज में चले जाते हैं। रात के 12:30 बज चुके हैं। सभी प्रतिभागी अपने अपने कॉटेज में सो रहे हैं। कोई आहट सुनकर अचानक जानकी की नींद खुलती है। कॉटेज के अंदर नाइट बल्ब की हल्की रोशनी है। कॉटेज के बाहर लगे बल्ब की रोशनी कॉटेज के अंदर चल रहे बल्ब की रोशनी से ज़्यादा होने के कारण खिड़की से कॉटेज के अंदर आती हुई रोशनी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जानकी ने ध्यान से कुछ देर पहले हुई आहट के बारे में सोचा और अंदाज लगाने की कोशिश की कि वो क्या आहट थी। जानकी उठकर बैठ गई। तभी खिड़की के कांच पर मानव आकृति के सिर की परछाई उसे दिखाई दी, जिसने सिर पर कुछ ओढ़ रखा था। जानकी ने जैसे ही उस ओर देखा, जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन शायद डर के कारण आवाज ने भी धोखा दे दिया था। उसने झट से बगल में सो रहे शर्मा जी का हाथ जोरों से हिलाया। शर्मा जी ने चौंक कर आंखें खोल दी। जानकी को बैठा हुआ देखकर शर्मा जी भी उठकर बैठ गए। क्या हुआ? इतनी रात को ऐसे क्यों बैठी हो? शर्मा जी ने जानकी की ओर देखकर कहा। जानकी ने शर्मा जी को देखा। पंडित
जी, वो देखिए, वहाँ का कौन है? जानकी ने खिड़की की ओर उंगली करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही जानकी और शर्मा जी ने खिड़की की ओर देखा, वहां पर कोई परछाई नहीं थी। शर्मा जी, कहाँ कौन है? जानकी, वहां खिड़की पर अभी किसी की परछाई थी। शर्मा जी, लेकिन अभी तो कोई नहीं है, तुम्हारा भ्रम होगा जानकी। जानकी, नहीं पंडित जी, मैंने बैठने के बाद देखा। शायद, हाँ, शायद नहीं, नहीं, वह किसी औरत की ही परछाई थी। शर्मा जी ने उठकर बड़ी लाइट जलाई और घड़ी की ओर देखा। रात को 12:40 हो गए थे। इतने बजे कौन महिला आएगी? शर्मा जी, रुको मैं देखता हूँ। जानकी कुछ सोचकर शर्मा जी का हाथ पकड़ लेती है। रहने दीजिए, आप बाहर मत जाइए। हाँ, शायद मेरा भ्रम ही होगा। शर्मा जी, तुम डर के कारण तो नहीं कह रही हो? जाकर देख लेते हैं तो तुम्हारे मन का वहम दूर हो जाएगा। जानकी, नहीं नहीं, रहने दीजिए, सो जाते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। शर्मा जी, ठीक है, फिर सो जाओ। शर्मा जी बड़ी लाइट बंद कर देते हैं। पलंग पर लेट ही रहे थे कि दूर कहीं से चीखने की आवाज आती है। शर्मा जी और जानकी एक दूसरे को देखते हैं। जानकी, बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई, आपको आई क्या? शर्मा जी, हाँ, शायद पास वाले कॉटेज से आई, देखता हूँ। जानकी, रहने दीजिए ना, हो सकता है कुछ और ही हो। शर्मा जी, क्या बच्चे जैसी बात कर रही हो, और क्या होगा? शर्मा जी उठकर दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एकदम सुनसान था। कोहरा जोर पकड़ रहा था। शर्मा जी कॉटेज के दरवाजे पर खड़े थे। पीछे से जानकी बाहर की ओर झांक रही थी। जानकी, कोई नहीं है, चलिए अंदर चलिए। शर्मा जी, हाँ, देख तो कोई नहीं रहा, फिर किसके चीखने की आवाज थी? जानकी, पता नहीं, अंदर चलिए। शर्मा जी दरवाजा बंद कर देते हैं। उपाध्याय जी और शैलजा के कॉटेज में। उपाध्याय जी, शैलजा इतनी तेज चीखी क्यों? शैलजा, मुझे लगा जैसे वहां खिड़की पर कोई था या शायद कोई थी। उपाध्याय जी, 1 बजने वाला है, इतनी रात को कौन यहाँ आएगा, सभी सो रहे होंगे। शैलजा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो थी, कुछ आहट हुई तो मेरी नींद खुल गई। अचानक से खिड़की की ओर नजर गई तो वहां कोई सिर का पल्ला डाले परछाई दिखाई दी। उपाध्याय जी, तुम भी किसी भी बात को डरावनी बना देती हो। शैलजा, मैं डरावनी बना देती हूँ या ये सब डरावना है? उपाध्याय जी, ठीक है, चलो देखते हैं। वैसे भी यदि कोई होता तो दरवाजा खटखटाता, ऐसे कोई झांकता थोड़ी ना। शैलजा, नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर। दूर कहीं से भेड़िए की आवाज आती है। शैलजा के चेहरे पर डर का भाव और बढ़ जाता है। उपाध्याय जी, जंगल है, हो सकता है भेड़िया या सियार हो। शैलजा को बहुत ध्यान से कुछ सुनने का प्रयास करते देख उपाध्याय जी बोले, तुम इतनी ध्यान से क्या सुनने की कोशिश कर रही हो? शैलजा, एक बच्चे की रोने की आवाज से मुझे सुनाई दे रही है, आपको भी? उपाध्याय जी ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। सच में किसी बच्चे की आवाज की तरह रोने की आवाज दूर से आ रही थी। शैलजा डरते हुए, हमारे टूर में तो जितने भी लोग आए हैं उनके किसी के पास भी बच्चा नहीं है, तो फिर ये आवाज कैसी? उपाध्याय जी अब खुद भी संशय में थे।
शायद भीतर से डर की अनुभूति उन्हें भी होने लगी थी। उपाध्याय जी, देखो रात बहुत हो गई है, क्या कहती हो, बाहर जाके देखें या रहने दें? शैलजा, रहने दीजिए जी। उपाध्याय जी, हमें लगता है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी।